हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। चूँकि हम लोगों का अभी क्लास 9th का लेक्चर चल रहा था, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिया था और एनर्जी भी स्टार्ट कर दिया था। एनर्जी में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी किए थे छोटे छोटे इम्पोर्टेंट, जो कि फार्मूले से पे पुट एंड गेन वाला क्वेश्चन था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा भी जो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं चीज़ों की, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी कर सकते हैं या इसको यू से भी डिनोट करते हैं, यू से, ठीक। तो यू से डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एंड शेप। एनर्जी, the energy because of its position and shape, ठीक। एंड और लिखा होता है, और इट्स शेप, ठीक। मतलब वैसा एनर्जी जो इसके पोजीशन एंड शेप के वजह से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये हमारा डेफिनेशन है। ओके, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि शेप और पोजीशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे हम लोग हो या कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड होता है। कब? जब उस ऑब्जेक्ट का या तो शेप चेंज हो या उसका पोजीशन चेंज हो। ओके, अब पोजीशन चेंज होने का मतलब होता है कि एक लीनियर पोजीशन होता है, एक वर्टिकल पोजीशन होता है। ओके, तो यहाँ पे अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर पोटेंशियल है तो उसमें क्या होता है कि फोर्स और उसमें कुछ पोजीशन चेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हम लोग वर्क का डेफिनेशन नहीं पढ़े थे, और वर्क से ही हमारा एनर्जी आता है। हमने लास्ट 2 लेक्चर किया है, तो वर्क और एनर्जी, ठीक, वर्क के डेफिनेशन से ही और वर्क के फार्मूला से ही हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम केस होता है। अब जैसे मान लीजिए पोजीशन एंड शेप की बात आती है, ठीक, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग है, शेप का पहले देखते हैं कि कैसे ये शेप से पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर होगा। तो ये मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक, ये दीवार से एक स्प्रिंग जो है कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे फिक्स किया हुआ है दीवार में। ओके, और उसके साथ एक ब्लॉक है, ठीक, कनेक्टेड है। ओके, ये नॉर्मल लेंथ है इसका, क्या है ये? नॉर्मली ऐसे स्प्रिंग रखा हुआ सॉरी, ठीक, ये नॉर्मली है, ये नॉर्मल लेंथ है। ओके, एक केस हो गया, मैंने बना दिया। अब देखिए, जब हम लोग इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को अपने हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे, इस ब्लॉक को अपने हाथ से प्रेस करेंगे। ओके, तो प्रेस करके मान लीजिए ब्लॉक को इधर लेके चला है यहाँ पे, ठीक, और वहाँ पे उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक ना। तो उस समय जब हम लोग, आप प्रैक्टिकल भी देखना इसको, जब इस ब्लॉक को हम लोग पुश करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, ये ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लॉक है, और ये वाला पार्ट मान लीजिए कि स्प्रिंग है। तो इसको जब हम लोग कंप्रेस करेंगे, ठीक, कंप्रेस करेंगे, तो ये जो ब्लॉक है कहीं इधर आ जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होता है ना, तो ब्लॉक कहीं इधर आ जाएगा, ठीक। अब ब्लॉक इधर आ जाएगा तो
और उसी पे अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो हम फील करते हैं कि हमारे हाथ पे कुछ फोर्स लग रहा है पीछे की ओर। ठीक, तो चलिए अब क्या करेंगे, एक दूसरा हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ आ गया, नहीं ब्लॉक आ गया अब यहाँ पे। अब पहले कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक, ये नेचुरल लेंथ था हमारा, नेचुरल लेंथ। ठीक, अब ये वाला जो लेंथ हो गया हमारे पास कंप्रेस्ड लेंथ आ गया, जो कंप्रेसर CL लिखा है, CL कंप्रेस्ड लेंथ आ गया, जो कंप्रेस किया उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कंप्रेस किए यानी कि फोर्स इधर लगा। ठीक, तो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग जो है हमें पीछे की ओर फोर्स लगाता है, वो पीछे पुश करता है, वो अपना पोजीशन पे जाना चाहता है। मतलब ये जहाँ पे है ना, ये स्प्रिंग को अगर प्रेस कर रहे हैं तो ये तो प्रेस हो गया, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है। ठीक, तो देखिए दो केस यहाँ पे देखिएगा, एक कि हम लोगों ने उसको प्रेस किया, ओके, तो प्रेस करके उसको होल्ड कर देंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर एक एनर्जी एक्वायर्ड हो जाता है। ठीक, एक एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। ठीक, अगर मान लीजिए हम इसी को छोड़ दिए, कंप्रेस करके छोड़ दिए, तो फिर वापस यहाँ आ जाता है ना। क्यों आ जाता है अपने आप, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक एनर्जी एक्वायर हो जाती है। ठीक, और उसी एनर्जी की वजह से ये यहाँ से फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। पहले क्या था, नॉर्मल लेंथ पे था स्प्रिंग। दूसरी बार हम दूसरे डायग्राम में कि इस स्प्रिंग को हमने प्रेस कर दिया, तो प्रेस किए तो ये डायग्राम बनाया, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ पे हम होल्ड किए हुए। ठीक, अब इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो कंप्रेस किए थे तो यहाँ तक आया था, और वापस हम इसको छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, तो ये फिर यहाँ पे आ जाता है। तो भाई जब वापस छोड़ देते हैं बच्चों, मेरे लाल प्यारे, तो वापस जब छोड़ते हैं तो अपने आप यहाँ आया, तो इसका रीज़न क्या है, कुछ तो होगा ना, कोई एनर्जी होगा जो इस पे काम किया होगा फिर से यहाँ पे भेजने के लिए। तो वो एनर्जी क्या रहता है, वही पोटेंशियल एनर्जी रहता है। वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ से फिर अपने आप यहाँ पे रिलीज करने के बाद आ जाती है। समझ में आई। इसका एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्रेस किया, मान लीजिए इसको पुल कर रहा हूँ, इसको पकड़ के पुल किया, इसको पकड़ के पुल कर दिया, पुल करके खींच करके यहाँ तक ला दिया। अब ठीक, यहाँ पे होल्ड किए हुए, फिर छोड़ेंगे, फटाक से वहीं पे जाता है ना स्प्रिंग। ये तो आप लोग किए हुए, स्प्रिंग को ऐसे इलोंगेट करना, कंप्रेस करना, ये तो सब रियल लाइफ में भी हम लोग करते हैं। ठीक, तो रियल लाइफ ही है, फिजिक्स क्या है, रियल लाइफ ही है। अगर आप उसी को कोरिलेट कर दिए तो हो गया ना अपना। तो वो फिर से हम होल पुल करके छोड़ देंगे तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। वो अपने पोजीशन पे खुद अपने आप क्यों आता है, क्योंकि जब हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हो जाता है, क्योंकि उसका पोजीशन जो होता है, शेप जो होता है चेंज हो जाता है। क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। अब देखो स्प्रिंग का शेप भी चेंज हो जाता है और इसका पोजीशन भी चेंज हो जाता है। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि शेप एंड पोजीशन दोनों पे बेस्ड रहता है, डिपेंड रहता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये हमारा पोजीशन का, शेप का हो गया। ये शेप का एग्जांपल लेंगे कि शेप चेंज होता है तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। ठीक, और दूसरा में है एक और एग्जांपल है जो पोजीशन को शो करता है। मान लीजिए ये मड है, मड मतलब मिट्टी, ये मिट्टी है गीला उला, ठीक, मड बोल देते हैं। ठीक, ये मिट्टी है। अब इस पे कॉइन ऐसे ही रखा हुआ है, इस पे एक कॉइन जो है, ये कॉइन गंदा सा बहुत सारा ये हो गया, ये कॉइन है। ठीक, क्या है, कॉइन है, यहाँ पे रखा हुआ है, फर्स्ट केस। दूसरा, एक कॉइन लेंगे और कुछ हाइट h हाइट से इसको गिरा दिया तो ये यहाँ आया। अब देखो पहला केस में है कि मड पे सिंपल आप कॉइन को अगर रखते हैं तो वो धंसता नहीं है मिट्टी में, उस मड में नीचे धंसता नहीं है, मतलब अंदर होल नहीं बनाता है, मतलब वो जा नहीं पाता है। ठीक, लेकिन वही उस कॉइन को थोड़ा ऊपर से हम गिराते हैं तो वो आता है और इधर कहीं मड में अंदर धंस जाता है। ठीक, तो धंसता क्यों है जी, रेस्ट में था ऐसे ही, जब कोई हाइट पे हम नहीं ले गए, सिर्फ ऐसे ही कॉइन को रखे थे तो वो नहीं धंसा था, ऐसे जैसे कि तैसे रखा हुआ है। लेकिन वही अगर कुछ हाइट पे ऊपर ले जा करके हम उसको
गिराते हैं तो वो नीचे आकर के मड में धंस जाता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऊपर गया तो इसमें क्या हो गया, वर्क हमारे पास क्या आता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। फोर्स इस पे तो कॉइन पे mg लग रहा है, फोर्स तो हर एक, इस पे भी mg लग रहा है, इस पे भी mg लग रहा है, तो फोर्स क्या लगेगा, mg। ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें लग रहा है। लेकिन इसमें क्या है, हाइट भी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये दूसरे वाले कॉइन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h। ठीक, तो हमारे पास W क्या आ गया, mgh, और यही हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, U। क्यों? क्योंकि ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इसको यहाँ से ऊपर ले गए तो यहाँ ले जाते समय ये हाइट पर गया ना, तो इसके पास एक एनर्जी एक्वायर हो गया इसके पोजीशन की वजह से। पोजीशन जब चेंज हुआ तो इसमें एक एनर्जी एक्वायर हो गया, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई? और ये क्या है, ये वाले कॉइन था जब यहाँ था तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना इसके बाद, तो यहाँ पे सिर्फ mg रहेगा, h नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ये है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। क्या हो गया इसमें, जीरो, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिया, एक स्प्रिंग वाला और एक कॉइन वाला। ठीक, तो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है शेप के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक, और कॉइन वाला एग्जाम्पल शो करता है कि वो पोजीशन के वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जिसका फॉर्मूला क्या आता है, mgh। ठीक, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इसका डेफिनेशन। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी यही है। अब जो हम लोग mgh पढ़ते हैं, आप लोग सब जानते होंगे बच्चे, इतना तो जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, आप लोग सब जानते हैं, यहाँ भी आ गया। ठीक, लेकिन ये mgh कैसे आता है ये थोड़ा अभी हम लोग देखेंगे। मुलाकात हो गई जिस डरता था वही बात हो गई। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। और एक्चुअली में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वही आता है। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये हमारे पास टॉपिक है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, तो इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। कहाँ गया, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू height above the earth surface, height above the earth surface is called gravitational potential energy। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट एबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे ये देखते हैं। ठीक, ये बोल रहा है ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं जो कि हाइट के वजह से, अर्थ जो सरफेस है उसके
हाइट के मतलब अर्थ सरफेस एबव हाइट के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे आता है। तो ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस है, ठीक। अब हमने यहाँ पे 2 बॉल लिया है। क्या लिया है? 2 बॉल लिया। इस एक बॉल है ए, इसको ए ले लिया है। इसका मास है, बॉल के पास मास है, ओके, मास है। अब देखिए इस बॉल को हम लोग हाथ में उठा करके ऊपर कुछ हाइट तक बी तक ले जाते हैं। कहाँ तक? बी तक। तो यहाँ से हाइट हो गया क्या हमारे पास? एच, ठीक। ये स्मॉल एच लिखा है, एच हो गया, ओके। इस बॉल को हम लोग ए से बी ले गए, ओके। अब देखिए अगर हमें मान लीजिए कि वर्क देखना है दोनों पोजीशन पे ए और बी के पास, ठीक। तो वर्क एट ए क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स देखो दोनों बॉल में तो एम जी फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा ना नीचे। हर एक ऑब्जेक्ट में एम जी तो नीचे लगता ही है ना। ये हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ चुके हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट में एम जी हमें नीचे लगता ही लगता है, ठीक। तो इन दोनों में भी एम जी लग रहा होगा, यानी कि फोर्स के जगह पर क्या हो गया? एम जी, ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास इस बॉल का ए का क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए, या इसको यू ए लिखो, यू ए यानी कि पोटेंशियल एट ए, यू ए भी लिख लो, ठीक। कैपिटल यू लिख लो भाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? एम जी और इनटू डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। इसका ए जो है शुरू में यहाँ पे ए पोजीशन पे मैंने, तो यहाँ पे तो ये हिल डोल नहीं रहा है, यहीं पे है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। यानी कि हमारे पास यू ए या डब्ल्यू ए क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक, यहाँ पे, ओके। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं। दूसरा केस क्या लेते हैं? बी पे। जब ये बॉल बी पे चला गया, यानी कि हाइट, कुछ हाइट मिल गया इसको, तो डब्ल्यू बी या यू बी बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। तो डब्ल्यू बी या यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स यानी कि एम जी, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एच का डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले क्या था? ए पोजीशन पे, अब क्या हो गया? पोजीशन बी। तो ए से बी का पोजीशन क्या है हमारे पास? एच है, तो इनटू क्या कर देंगे? एच। तो हमारे पास क्या आ गया? यू बी इक्वल टू क्या आ गया? एम जी एच आ गया, ठीक, यानी कि एम जी एच आ गया, ओके। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि बॉल एट ए एंड बॉल एट बी के पास कितना वर्क कर रहा है, यानी कि वो एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक, द कैपेसिटी टू डू वर्क। यहाँ पे द कैपेसिटी टू डू वर्क 0 है, क्योंकि यहाँ पे वर्क 0 हो रहा है, यहाँ पे वर्क 0 हो रहा है ना। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है? 0 है। और यहाँ पे क्या है? वर्क एम जी एच हो रहा है, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कितना है? एम जी एच है, ठीक। तो दोनों में से कौन बड़ा है? दोनों में अगर हम कंबाइंड करें तो कंबाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा ना कि यू बी प्लस यू, नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कौन है? ज़्यादा ये है, यहाँ पे तो 0 आ गया, ये तो ज़्यादा है। तो कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? यू बी माइनस यू ए इक्वल टू क्या आएगा? एम जी एच आएगा, एम जी एच ही आएगा ना, ठीक, एम जी एच ही आएगा, ठीक। दिलबर दिलबर हाँ दिलबर दिलबर हुस्न पर है ये कैसा असर है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे? यू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? इधर ये यू ए चला जाएगा इधर, और प्लस एम जी एच आ गया, एम जी एच, ठीक। अब यू ए हमारे पास कितना आया है? 0। यू ए क्या आ गया हमारे पास? 0। यू ए आ गया हमारे पास 0, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। तो यू बी इक्वल टू यू ए प्लस एम जी एच। देखो यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि यू बी के वैल्यू क्या आ गया? प्लस एम जी एच। और यही जो है ना बेटा, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और यही पोटेंशियल एनर्जी भी है जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो यही पोटेंशियल एनर्जी है,
mgh। इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पढ़ो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह के होते हैं। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। इलास्टिक मतलब समझते हो ना, खींच तीर वाला। ठीक, तो उसमें भी जो अभी स्प्रिंग वाला देखे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था ना। ठीक, और ये जो क्वाइन वाला देखे थे वो क्या था, यही तो था पोजीशन, क्वाइन वाला यही तो है। क्वाइन की जगह बॉल आ गया, पोजीशन वाला लिए थे तो ये क्या आ गया, mgh आ गया। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया, mgh। अच्छा, एक केस इसमें और आता है, बड़ा मस्त है। इसमें एक केस आता है, कितना, अच्छा इतना लंबा हो गया क्या बिलो, ठीक है। इसमें एक केस आता है बेटा कि हम लोग जब इसको रेफरेंस लेवल लिया, इसको बॉल ए को रेफरेंस लेवल लिया तो यहाँ से हाइट ऊपर गया। ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर लिया। अगर मान लो कि हम रेफरेंस लेवल चेंज कर दी, हम रेफरेंस लेवल इसको ले लिए बी को, अब बी से हमको नीचे गिराना है ए को, तो बी पे अगर हम रेफरेंस लेवल ले लिए तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अब यू बी जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो रेस्ट मतलब इसके ये पोजीशन ले लिया, इसका कोई हाइट नहीं, ये नहीं मानेंगे कि इसका डिस्टेंस है कुछ। जैसे यहाँ पे अर्थ सरफेस पे इसको हम लोग कोई पोजीशन नहीं दिए थे, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो ये बी पे फिक्स है तो इसका भी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक ठीक, दूसरा केस बता रहा हूँ मैं, रेफरेंस लेवल इस बार पलट दिया। पहले क्या था, ए को रेफरेंस लेवल माना था तो बी पे गया था तो ये डिस्प्लेसमेंट एच था। अब क्या हम बी को रेफरेंस लेवल मान रहे हैं तो बी पे तो यू बी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका, और वही बी से अब ये नीचे ए पे आ गया, एच हाइट। ठीक, तो अब एच पे सॉरी ए पे अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, ये तुम्हारे पास mgh माइनस में, क्योंकि ऊपर गया था तो हम प्लस लिए थे, तो नीचे आएगा तो माइनस लेंगे ना, नीचे आएगा तो, क्योंकि इसमें इस केस में ऊपर से नीचे आते समय डिस्प्लेसमेंट इस बॉल का एच ही हो रहा है ना। तो जब नीचे से ऊपर जाने वाले समय में हमारा पॉजिटिव आया है तो ऊपर से नीचे आने समय निगेटिव आएगा। अरे हाँ या ना यार, कंफ्यूज मत हो। रेफरेंस लेवल मानने का होता है, दो पोजीशन अगर लेंगे ना, जैसे एक और दो पोजीशन का, तो दोनों पोजीशन का हम लोग लेंगे तो एक पोजीशन का अगर रेफरेंस लेवल लेते हैं ना तो वो 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उसका mgh आएगा। अगर हम इसको रेफरेंस लेवल मानते हैं और यहाँ ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये हो जाएगा h डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे और तब इसको देखते हैं यूज करके कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसी में पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, बात क्या है, सेम है। अब इसमें से कुछ महानुभाव निकल के बोल देंगे कि सर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे तो दोनों अलग अलग क्यों पड़े। अरे बेटा पाठ है मेरे लाल, पाठ है। ठीक, ग्रेविटेशनल जब हम लोग 11th में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फिर से ग्रेविटेशन अभी जो पढ़े हैं ना हम लोग, जब 11th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th में ही पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हैं। SHM पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्प्रिंग, पेंडुलम, ये सब का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। स्प्रिंग जो अभी एग्जाम्पल लिया उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पेंडुलम जो क्लॉक में रहता है, वॉल क्लॉक में रहता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग। बहुत सारे चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी में। बाकी आप लोग आप लोगों के लिए छोटा है, तो इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, an object of mass 1 kg, an object of mass 1 kg is raised मतलब उठाया गया। ठीक, raised through a height h हाइट का तक उठाया गया। ओके, आएगा।
थ्रू हाइट h तक उठाया गया, ठीक। अब इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो है दिया हुआ है इज इंक्रीज्ड बाय 1 जूल, क्या है 1 जूल तक इसका पोटेंशियल एनर्जी रेज्ड हो गया, ओके। फाइंड द हाइट, ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए बेटा क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 1 kg, ठीक, उसको हम लोग रेज्ड कर रहे हैं कुछ हाइट तक। मान लीजिए ये है 1 kg का मास है, इसको हम रेज्ड किए कितना हाइट h तक, ठीक, रेज किए। और जब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक रेज किए तो इसका 1 जूल का पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक, कितना हुआ 1 जूल का। तो अब पता करना कि वो हाइट कितना था, क्या है हाइट कितना। तो देखिए बहुत इजी है, हमारे पास मास क्या है 1 kg, क्या है 1 kg, ओके। और हाँ g का वैल्यू अगर गिवन ना है तो हम लोग क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है कितना 1 जूल, तो ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है 1 जूल लिख देते हैं भाई, ठीक। मास कितना है 1 kg, ठीक। g के वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या चाहिए h, ठीक, ओके। तब ये सब पार्ट इधर आ जाएंगे, यानी कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 9.8, ठीक। अब इसको कट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई 98, तो ये कुछ आ जाता है 0.102 मीटर, ठीक। तो एच का वैल्यू हमारे पास आ गया क्या 0.102 मीटर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था एक, ये सिंपल क्वेश्चन हमने लिया था कि मास 1 kg है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर गिवन ना रहे तो हम लोग क्या लेते हैं 9.8, ठीक, जो फिक्स है हमारे लिए, ओके। अगर 10 गिवन रहेगा तो 10 लेंगे, नहीं तो हम लोग क्या लेंगे 9.8, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी की जगह 1 जूल लिख दिए, m की जगह m, g की जगह g का वैल्यू 9.8 एंड h, तो h ही तो फाइंड करना है, तो अब इधर डिवाइड कर दें, ठीक। ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक और पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। कितना मिनट का हुआ वीडियो, नहीं टाइम है, अभी हो जाएगा, सब हो जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। 2 एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे, आप लोग स्टूडेंट लोग सब लोग किए होंगे। एक तो पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था इसका स्प्रिंग का, कि स्प्रिंग को अगर मान लीजिए नॉर्मल स्प्रिंग हाथ में लिए, उसको दोनों तरफ खींच लिए, ठीक, दोनों तरफ खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है इलोंगेट हो जाता है, ठीक। और एक अब उसको खींचे हुए रखेंगे तो उसमें जो एनर्जी एक्वायर हो गया ना, जो एनर्जी एक्वायर हो गया उसमें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जब उस इलोंगेट हो गया वो जो स्प्रिंग, उसको छोड़ेंगे तो एकाएक फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जैसे स्प्रिंग पहले था वैसे आ जाता है पहला केस। दूसरा केस कि उसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं,
उसको कंप्रेस करते हैं, उसी पे होल्ड कर देते, तो उसमें जो एक्वायर्ड एनर्जी होगा वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन क्या होता है, सॉरी शेप उसका चेंज हो जाता है। कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसका पोजीशन, बार बार पोजीशन आ रहा है, शेप चेंज हो जाएगा। ओके, शेप चेंज हो जाएगा तो शेप को चेंज होने से जो एक्वायर एनर्जी होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इलास्टिक। और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, रबर, जो रबर बैंड होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक, या एक तीसरा एग्जांपल होता है कि गुलेल, जो हम लोग पक्षी वगैरह को या जो ऐसे खेलने के लिए गुलेल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ तो बोला जाता है कैटापुल्ट बोला जाता है, कैटापुल्ट बोला जाता है। वो जो खींचते गुलेल बोलते हैं, तो उसको अगर खींचते तो देखो गुलेल को ऐसे खींचते हैं, उसमें रबर लगा रहता है, तो खींच के लंबा करते तो उसमें एक एक्वायर एनर्जी आ जाता है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, किसी को अगर खींच रहे रबर को, स्प्रिंग को या गुलेल को, तो जो खींचने के क्रम में जो उसमें जो एनर्जी आ रहा है ना, उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो लिख देते हैं, द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड, ठीक, द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड एंड compressed स्प्रिंग यहाँ पे लिख देते हैं, स्प्रिंग या रबर बैंड लिख देते हैं, या रबर बैंड इज, यहाँ पे एक और इलास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं, इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या बोल देंगे, इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल। ठीक, जो जिसको हम लोग खींच तीर कर सकते हैं। ठीक, कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड बैंड इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यही है हमारा। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक, स्ट्रेच या कंप्रेस्ड स्प्रिंग पहला। दूसरा लिख लेते हैं स्ट्रेच्ड रबर बैंड, रबर बैंड। ठीक, तीसरा लिख लेते हैं गुलेल। ठीक, स्ट्रेच्ड क्या है इसका स्पेलिंग, गुलेल का, दिल दीवाना, कैटापुल्ट या गुलेल। ठीक, स्ट्रेच्ड कैटापुल्ट या गुलेल, ETC लिख देते हैं। ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब है इलास्टिक मटेरियल से बना होता है, रबर से, स्प्रिंग से, जिसको हम लोग इलोंगेट कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। इन दोनों को तो हम इलोंगेट ही कर सकते हैं, इसको स्प्रिंग को तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा हो गया आज का इलास्टिक पोटेंशियल। इसमें एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता भी है कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी एक एनर्जी होती है जो हमें पढ़ना है। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी इसलिए पूछ देता है कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। मतलब द एडिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। चलिए लिख देते हैं, बहुत ईजी है। आपको अगर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पता है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बहुत ईजी निकाल सकते हैं। द सम ऑफ
चलो पहले लिख लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, इसको लिखते हैं हम लोग, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी is called mechanical energy, is called mechanical energy। ठीक, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं एम ए। ठीक, तो एम ई इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, यही मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ ही लिए, पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ ही लिए हैं। ठीक, दोनों पढ़ लिए ना, हाँ, अब पढ़ लिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैकेनिकल। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर देंगे। मान लीजिए एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो एयरपोर्ट पर रुका हुआ है। ठीक, एरोप्लेन जो एयरपोर्ट पे, गंदा से एरोप्लेन बना दिए हम, ठीक ना, मान लो एरोप्लेन है। ठीक, ये एयरपोर्ट पे रुका हुआ है, कहाँ पे, एयरपोर्ट पे खड़ा है। ठीक, एयरपोर्ट पे, ओके, एयरपोर्ट पे खड़ा है। ठीक, यहाँ पे कुछ पंखी उंखी बनता है ना जी। ठीक है, जो भी पंख, मान लो एरोप्लेन है गंदा सा। ठीक, ये गरीबों का एरोप्लेन है, गरीबों वाला जो होता है ना, छोटा सा खिलौना वाला। ठीक, वो है। तो एरोप्लेन है, ये एयरपोर्ट पे रुका हुआ है, यानी कि ये रेस्ट में है। ठीक, रेस्ट में है, कहाँ पे है, रेस्ट में। ओके, तो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो वी तो यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है, तो वी जीरो है, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया हमारे पास, जीरो। ओके, इस एरोप्लेन का काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। ठीक, तो इसके पास एम जी तो है, एम जी इसके पास लग रहा है, एम जी लग रहा है क्योंकि हर एक बॉडी में नीचे एम जी लगता है, तो इसमें एम जी लग रहा है। लेकिन चूंकि ये उड़ नहीं रहा है, ये फ्लाई नहीं कर रहा है, तो इसके पास कुछ हाइट नहीं है, ये तो एयरपोर्ट पे खड़ा है, तो इसके पास हाइट नहीं है, यानी कि एच इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम जी, एच के जगह पे क्या लिखे देंगे, जीरो। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो। अब यहाँ से हम इसका मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या आया हुआ है, जीरो, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जो रेस्ट में खड़ा है एयरपोर्ट पे एरोप्लेन, इसका तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो है क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ गया और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि जो रेस्ट में नीचे ज़मीन पे है तो उसका क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी जीरो। अब इसका दूसरा केस लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को समझने के लिए दूसरा केस हम क्या लेंगे कि दूसरा केस में हम लेंगे कि ये एरोप्लेन उड़ रहा है। क्या, एरोप्लेन उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक, अब फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन, तो फ्लाई करेगा तो उसमें वेलोसिटी रहेगा। ओके, एरोप्लेन को चलो यहाँ पे बनाते हैं, एरोप्लेन। ठीक, एरोप्लेन, ये एरोप्लेन बन गया, ये फ्लाई कर रहा है। ठीक, वी से, किससे, वेलोसिटी, स्पीड इसका क्या है, वी है, ये ज़मीन है, इसका हाइट क्या है, नीचे से एच है, क्या है, एच। तो अब देखो यहाँ पे v है, इसके पास मास है, तो मास है तो mg नीचे लग ही रहा होगा, mg तो लगेगा ही एरोप्लेन में।
ठीक। अब mg लग रहा है इसमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ mv² हो जाएगा, क्योंकि v है तो v को हम लोग पुट कर देंगे तो हाफ mv² आ गया, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ mv²। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ठीक। mg तो है ही इसके पास और h हाइट है, ये है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, mg इंटू हाइट यानी कि mgh, यानी कि इस बार क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए हमको, तो मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया क्या, mgh। तो ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ गया, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ गया, ठीक। तो हम यहाँ से प्रूफ करके देख लिए कि मैकेनिकल, अगर कोई एरोप्लेन या कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर कुछ वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है, या चिड़िया हो गया, कोई बर्ड वगैरह, फ्लाइंग एंग्री बर्ड वगैरह हो गया, फ्लाइंग एंग्री बर्ड भी अगर फ्लाई कर रहा है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी आएगा, क्योंकि फ्लाइंग एंग्री बर्ड में क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लाइंग एंग्री बर्ड का मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या पढ़े अभी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारे जो 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, ये आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो है हमारा एनर्जी जो अभी एक आध 2 और एनर्जी पढ़ाएंगे और उसके बाद पावर पढ़ाएंगे, ठीक। अगला लेक्चर में इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।